रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बेसिक फार्माकोलॉजी के अंदर आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की अगर हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी पहले देखें कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है दो चीजें आती हैं, आपकी बॉडी के दो सिस्टम्स आते हैं। एक आपके जेनिटल ट्रैक आता है और एक आपका यूरिनरी सिस्टम आता है। यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल ट्रैक, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने यूरिनरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। थोड़ी सी फिजियोलॉजी में ये एक नेफ्रॉन पहले देखें। ठीक है, नेफ्रॉन डायग्राम बनी हुई है इस जिसके अंदर इसके पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और फिर उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें थी? बाउमेंस कैप्सूल, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड देन लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। ये मेन जगह है, ये मेन नेफ्रॉन है जहां से यूरिन प्रोडक्शन होनी है। यूरिन प्रोडक्शन के क्या स्टेप्स थे? सबसे पहले फिल्ट्रेशन होती थी, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती थी और फिर जो है ना सिक्रीशन होती थी आगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मेंटेन करने के लिए। ये तीन स्टेप्स के अंदर जो था यूरिन प्रोडक्शन हो रही थी। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में जो है, जेनिटो यूरिनरी रेफर्स टू डिफरेंट सिस्टम्स, एक यूरिनरी सिस्टम और दूसरा आपका जेनिटल ट्रैक। यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यूरिनरी सिस्टम जो है उसमें किडनीज थी, यूरिटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये सारी चीजों पे मुश्तमिल था आपका यूरिनरी सिस्टम। और जो आपका जो जेनेटल से जेनेटो लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके जेनेटल ऑर्गन्स, और ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताता है। जैसे फीमेल्स के अंदर जो है ये आपके यूट्रस से मुंसलिक है, सर्वेक्स, वजाइना, और दूसरा जो मेल्स की तरफ अगर जाएंगे तो पीनस, टेस्टोस्टेरोन और टेस्टिकल्स, इन चीजों से रिलेटेड है। इस जो है लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पे थोड़ा फोकस है। मेन जो हमारा फोकस है वो आपका यूरिनरी सिस्टम पे है, जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे थोड़ा कम फोकस है। अब अगर हम लोग इस डायग्राम को गौर से देखें तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर ना डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स को ना एरोज लगा के बताया हुआ है कि ये ड्रग इधर एक्ट करती है, ये ड्रग इधर एक्ट करती है, ये ड्रग इधर एक्ट करती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रग्स, उसके लास्ट में आके हम देखेंगे कि अच्छा ये वाली जो ड्रग थी जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करा रही थी, तो वो कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कराती है, वो जगह आके हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे तो वो किताब में भी लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ से आके एक दफा डायग्राम से फिर देख लेंगे। सबसे पहले हमारे जो यूरिनरी सिस्टम के ऊपर जो ड्रग एक्ट करते हैं, जो आपकी यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो ड्रग्स जो आपकी यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं वो कहलाते हैं डायरेटिक्स। क्या कहलाते हैं? डायरेटिक्स। वो वॉल्यूम ऑफ यूरिन को ज्यादा कर देंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो है सॉल्ट की एक्सक्रीशन भी हो सकती है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके, उसके अंदर वाटर की एक्सक्रीशन भी होगी, ठीक है। सॉल्ट समटाइम कोई ऐसा यूरिन बनेगा जिसके अंदर वाटर की कंपोजिशन थोड़ी ज्यादा है, सॉल्ट की कम है। कुछ समटाइम ऐसा यूरिन बनता है जिसमें वाटर की कंपोजिशन कम है, सॉल्ट की ज्यादा है। आपकी बॉडी में नॉर्मली तौर पे जो बनता है, डायरेटिक्स ने जो है बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करवाना है और आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। तो कुछ ड्रग्स क्या देखें डायरेटिक्स के अंदर, आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जेनिटल सिस्टम के अंदर जो है ना यूटेराइन मसल रिलैक्सेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, यूटेराइन मसल कंट्रैक्टेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और एर्गट अल्कोलॉइड ये लिखा हुआ है। ये आपके जेनिटल सिस्टम की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आगे जाके नहीं आएगी, यहाँ पे ही लिख दिया उन्होंने। डायरेटिक्स का अगर ये हम लोगों को बता रहे हैं कि डायरेटिक्स जो है बहुत, जब अर्ली हाइपरटेंशन के केस के अंदर जब आपकी बॉडी जो है अर्ली सिम्टम्स दे रही होती है कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर का जो प्राइमरी तौर पे जो चीज आती है वो होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है, प्लाज्मा वॉल्यूम, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो उस केस के अंदर अर्ली फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी जो आपको मिलती है बिल्कुल शुरू में, वो आपको डायरेटिक भी देते हैं। डायरेटिक क्यों देते हैं? कि डायरेटिक जो है वो आपका जो ब्लड प्लाज्मा लेवल है ना, उसके अंदर से जो है वाटर जो है ना आपकी बॉडी से उसने बाहर निकालना है। तो जो ब्लड प्लाज्मा लेवल है ना उसको वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा। जब ब्लड प्लाज्मा लेवल मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड का एक्चुअल अमाउंट है वो मेंटेन हो रही है, नॉर्मल की तरफ आ रही है। फिर वो नॉर्मल अमाउंट जो है वो नॉर्मली आपके वेसल्स के अंदर से क्या होगी? फ्लो करेगी। तो ये पॉइंट के फर्स्ट लाइन डायरेक्ट थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। लो डोजेस जो हैं डायरेटिक्स के वो सेफ हैं, इनएक्सपेंसिव हैं। आपको स्ट्रोक, क्योंकि अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गई है ना, हाइपरटेंशन वुड लीड टू अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जो है हार्ट फेलियर की तरफ भी जा सकता है, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ जा सकता है और अल्टीमेटली स्ट्रोक एंड डेथ की तरफ जाता है वो, अगर इफ अनट्रीटेड, अगर अनट्रीटेड रहा तो। ये स्टार्ट है, दिल के बंद होने तक का इसका जो लास्ट जो एंड है ना, जो मंजिल है वो है स्ट्रोक।
एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंप्लीटली तौर पे हार्ट जो है वो खराब हो चुका हुआ है, बंद हो चुका है, कुछ भी कह सकते हैं आम अल्फाज में। रीसेंट डाटा जो है वो ये कहता है कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जो है बीटा ब्लॉकर्स के अलावा, बीटा ब्लॉकर क्या आते हैं, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स जो होते हैं, एड्रीनर्जिक इंटैगोनिस्ट, उसके अलावा जो है ये फर्स्ट लाइन थेरेपी के अंदर हम ओल्डर पेशेंट्स के अंदर या ओल्डर एडल्ट्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। फर्स्ट लाइन थेरेपी को हमने अंडरलाइन किया और लास्ट लाइन को हमने अंडरलाइन किया। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन बताई है। अब इसके अंदर इन्होंने एक एक ड्रग बताया है, इसके अंदर एक्चुअल में एक एक ड्रग नहीं होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा ड्रग्स होते हैं, इन्होंने एक एक ड्रग बताया है। कौन कौन से हैं? क्लासिफिकेशन जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन कि ड्रग जाके नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लें। साइट ऑफ एक्शन के ऊपर जो है ना ये क्लासिफिकेशन है। थायराइड डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक। थायराइड डायरेटिक के अंदर क्लोरोथायराइड आएगा। लूप डायरेटिक के अंदर फिरोसिमाइड ब्यूटामिनाइड आता है। पोटासियम के अंदर स्पाइरोनोलैक्टोन आता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के अंदर एसीटाजोलामाइड आता है। ये क्लासिफिकेशन हर चैप्टर की, हर तरह से क्लासिफिकेशन आपने मस्ट याद करनी है। और ऊपर ये जो आप लोगों के कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में हैं, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी किसी कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर रहे हो और आपको पता है कि मजीद जो हैं, ये किताब बहुत पुरानी लिखी हुई है, अभी इस टाइम के ऊपर और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जो कि हाई एंड डिमांड है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो भी आप इसके अंदर ऐड ऑन करके अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि जब आपको इसका वाइवा होगा ना तो आपसे पूछा जा सकता है इसके कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स। क्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड जो है ये थायाजाइड डायरेटिक है। इसने जो है करना क्या है, इसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोक देना है। सोडियम जो है दोबारा से किडनी ट्यूब्यूल्स में नहीं आएगा, किडनी इंस्टिट्यूशन में नहीं आएगा, मतलब वो किडनी के अंदर ही रहेगा, किडनी के इंस्टिट्यूशन में में नहीं आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आएगा, मतलब किडनी ट्यूब्यूल से बाहर नहीं निकल रहा वो। किडनी के अंदर सोडियम ज्यादा है, सोडियम को बाहर निकालने के लिए किडनी को ज्यादा वाटर चाहिए, क्योंकि उसने एक यूरिन की प्रॉपर कंसिस्टेंसी और प्रॉपर जो है उसकी एक पीएच बना के उसको बाहर निकालना है, तो उस सोडियम को बाहर निकालने के लिए वाटर भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेंट जो है यूरिन को ये बना के बाहर निकालेगा। दे इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहाँ आते थे? कलेक्टिंग डक्ट से पहले। इन्होंने सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को वहां पे इनहिबिट कर दिया, सोडियम जो है दोबारा से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जो है सोडियम बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की वजह से इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर काम आता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपर कैल्सीयूरिया, इन सब के लिए। अब जो अगर सोडियम जो है अपना को ट्रांसपोर्ट चलती है, एक चीज अगर अंदर एंटर हो रही है दूसरी उसके मुताबिक बाहर निकलेगी, तो सोडियम की जो दूसरी को ट्रांसपोर्ट है वो कैल्शियम के साथ है। अगर सोडियम उधर से निकाल रहे हैं तो कैल्शियम भी जो है वो किसी कहीं ना कहीं तरीके से होगा। अब हाइपर कैल्सीयूरिया का मतलब है कैल्शियम जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये ड्रग देंगे। इसका मतलब है कि ये ड्रग कैल्शियम की क्वांटिटी को, बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी को कम कर रही है, इसका मतलब ये कैल्शियम भी बॉडी से बाहर निकाल रही है, एक सोडियम भी बाहर निकल रहा है उसके साथ साथ कैल्शियम भी बाहर निकल रहा है। ये को ट्रांसपोर्ट होती है आपके, हम लोग अगर फिजियोलॉजी दोबारा से रिकॉल करें तो को ट्रांसपोर्ट होती है आइंस की, हमेशा आपके किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि इतने ज्यादा आइंस बाहर निकाल देगा ये कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। और फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि ये ऑरली लेते हैं, 40 आवर्स तक इसकी हाइफ लाइफ है, मतलब वो ड्रग 40 घंटे तक अपना असर दिखाएगी और फिर यूरिन के साथ ही वो ड्रग बाहर निकल जाएगी। ठीक है, मतलब सोडियम यूरिन में ज्यादा जा रहा है, फिर उस सोडियम के और यूरिन के एक तनासुब को बनाने के लिए वाटर भी उस यूरिन के अंदर ज्यादा जाता है। इस तरीके से एक तो यूरिन की आउटपुट इंक्रीज हो रही है, दूसरा जो है सोडियम भी बाहर ज्यादा निकल जाएगा और उसके ट्रांसपोर्ट में कैल्शियम आयंस भी बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे फिर ये कुछ कमर्शियली अवेलेबल ड्रग्स बताए हुए हैं। ब्यूमेटानाइड लूप डायरेटिक, ये आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर जो है एक्ट करेगी
और ये इनहिबिट करती है सोडियम को भी, पोटासियम को भी, और क्लोरीन, इनकी को ट्रांसपोर्ट को। कोई चीज अंदर एंटर होती है और कोई चीज बाहर निकल रही है, तो इसको ये क्या करेगी, इसको भी ब्लॉक कर देगी। ऐसा करके ये अल्टीमेटली क्या कर रही है, यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। सोडियम, पोटासियम और क्लोरीन की रीअब्जॉर्प्शन को जो है इनहिबिट करके ये क्या करेगी, ये यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। अब देखें कि हम लोगों ने ना बेसिक एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ी सी ना इससे हटके एक्सप्लेन करती हूँ, बेसिक फिजियोलॉजी की, कि जैसे ही आपकी बॉडी कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने लगती है ना, किडनी जैसे फर्ज करें कोई नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको निकालने लगी है, तो उसके लिए उसे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो है वाटर चाहिए, ताकि वो उसको इस तरीके से बाहर निकाले कि प्रॉपर पीएच मेंटेन करे। अगर वो कम पानी के साथ निकालेगी और पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होगी तो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर वो कम ज्यादा पानी के साथ भी नहीं निकाल सकती, उसने एक प्रॉपर पीएच को मेंटेन रखना है। अब सोडियम ज्यादा बाहर जा रहा है, सोडियम ज्यादा है, पानी कम है, बेसिक पीएच ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो है बर्निंग हो सकती है उस जगह के ऊपर, यूरिथ्रा के ऊपर। तो अब उस पीएच को मेंटेन करने के लिए वाटर भी ज्यादा एंटर होगा। तो जब सोडियम जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, सोडियम किडनी के अंदर ज्यादा स्टे कर रहा है, तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पीएच को वाटर भी ज्यादा जाएगा, और जहां से सोडियम बाहर निकल रहा है बॉडी से, वाटर भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर इस कोई और आयन है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो उसके उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर ज्यादा ही बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कर दो ताकि उसके पास वाटर आए, उसको यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से बाहर जाए और यूरिन उसके साथ वाटर भी बाहर जाए। अब इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट ये हैं कि ये एक्यूट पल्मोनरी एडीमा ऑफ हार्ट फेलियर, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा, पल्मोनरी एडीमा क्या होता है? पल्मोनरी एडीमा ये होता है कि जब आपके हार्ट ठीक से काम नहीं ना कर रहा होता, उसकी कंट्रैक्शंस के ऊपर या उसकी कंट्रैक्टिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है, तो जब पीछे से ब्लड फ्लो आ रहा है और हार्ट ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड कंप्लीटली तौर पे आपके हार्ट के अंदर फिल हुआ, हार्ट ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड आगे गया, फिर ब्लड आया हार्ट के अंदर, हार्ट ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड आगे गया। समटाइम ये होता है कि अभी पीछे से ब्लड, लिवर जो लंग्स से ब्लड ठीक तरीके से आता नहीं है, हार्ट कंट्रैक्शन कर देता है, ब्लड आगे चला जाता है, तो लंग्स के अंदर ब्लड स्टे करना शुरू हो जाता है। ठीक है, लंग्स के अंदर जो है प्लाज्मा स्टे करना शुरू कर देगा ब्लड का। तो इस तरीके से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ दैट हार्ट abnormality, आपका हार्ट जब कॉन्टिन्यूसली बहुत अरसे तक abnormality शो करता है, तो फिर क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर जो है वो फ्लूइड बिल्डअप हो चुका होता है। इसको कहते हैं पल्मोनरी एडीमा, कि फ्लूइड बिल्डअप इन आपके इन योर लंग्स, पल्मोनरी मींस लंग्स। तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग यूज होता है, कि वो फ्लूइड कहाँ से आएगा, उधर से आएगा जहां पे वो एबनॉर्मली बिल्डअप हुआ हुआ है, वो उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी इस ड्रग को हम यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, इमरजेंसी सिचुएशंस फॉर योर पल्मोनरी एडीमा, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लूप डायरेटिक्स को ऑरली भी ले सकते हैं और पेरेंट्रली उनका इंजेक्शन भी ले सकते हैं, और ये भी यूरिन के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर इतना कम करेंगे कि वो हाइपोटेंशन की तरफ चल जाएगा। प्लाज्मा लेवल जो है, बॉडी फ्लूइड्स का लेवल इतना कम कर देंगे कि वो नॉर्मल से भी कम हो जाएगा। हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया क्या होता है, लेस कंसेंट्रेशन ऑफ जो है पोटासियम। के से कलीमिया है, के से ही पोटासियम। तो पोटासियम का लेवल कैसे कम हो रहा है? क्योंकि वो यूरिन से बाहर निकाल रहे हैं, यूरिन से को ट्रांसपोर्ट में बाहर निकाल दिया, तो इतना ज्यादा बाहर निकाल देंगे कि बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी। हाइपोमैग्नीसिया भी हो जाता है, मतलब कि जो मैग्नीशियम आयन है वो भी बॉडी से सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हाइपो मीन्स कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। ऑटोटॉक्सिसिटी, इसको अंडरलाइन करें, ऑटोटॉक्सिसिटी। आपने जो है हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसिया और ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी का क्या मतलब होता है? ऑटोटॉक्सिसिटी मीन्स कि आपकी जो हेयरिंग है, हेयरिंग लॉस भी होता है आपको, हेयरिंग जो है उसके अंदर भी एबनॉर्मेलिटी आती है। नेक्स्ट आपका ड्रग है स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनोलेक्टोन जो है ये कैसे काम करता है? ये पोटासियम स्पेरिंग डायरेटिक है। ठीक है, इसने भी जो है एंटागनाइज करना है एल्डोस्टिरोन को, उसके रिसेप्टर के ऊपर। एल्डोस्टिरोन जो है वो काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, एल्डोस्टिरोन काम नहीं करेगा, तो और उसके अलावा इसने क्या करना है, सोडियम पोटासियम एक्सचेंज को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करना है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर जाके सोडियम और पोटासियम के जो है वो एक्सचेंज को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है
सोडियम रीअब्जॉर्प्शन तो इफेक्ट हो जाएगी, लेकिन पोटासियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं इफेक्ट होगी। तो जो ऊपर वाले ड्रग हाइपोकलीमिया शो कर रहे थे ना, इसमें हाइपोकलीमिया नहीं आएगा। पहली चीज, एंटागनाइज करेगा किसको? एल्डोस्टिरोन को, उसके रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से क्या होगा? सोडियम पोटासियम एक्सचेंज जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर, वो इफेक्ट होगा। क्या कर रहा है ये एंटागनाइज करेगा एल्डोस्टिरोन को। एल्डोस्टिरोन के साथ इसका कंपटीशन होना है, इसने उसके इफेक्ट को एंटागनाइज करना है, जो है इनहिबिट करने की कोशिश करनी है। तो ऐसा करते हुए उसने क्या कर दिया? उसने सोडियम पोटासियम का जो एक्सचेंज है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में हो रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, अब ये पॉइंट बता रहे हैं कि इस ड्रग ने कहाँ काम करना है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर, उसको इसने इफेक्ट करना है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ये रोक देगा, सोडियम बॉडी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन पोटासियम जो है ना उसको नहीं रोकेगा। इस वजह से ये हाइपोकलीमिया नहीं कॉज करता। ठीक है। तो these agents are used as diuretics with an additional advantage that it is retention of potassium। इसका फायदा ये है कि ये पोटासियम को बॉडी के अंदर रखता है। नोजिया, कंफ्यूजन, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अपसेट, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और स्पाइरोनोलेक्टोन की अगर हम फार्माकोकाइनेटिक देखें तो ऑरली आप इसको ले सकते हो, और ये बॉडी के साथ जाके प्रोटीन बाइंडिंग शो करेगा, जैसे ये ऊपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इन्होंने बताया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये ऊपर क्लासिफिकेशन भी थी, जिसमें मार्केट अवेलेबल ड्रग्स जो है ना, एक बहुत शुरू में ऊपर बताए हुए थे। जो सबसे पहले पेज पे बताए हुए हैं वो आपके यूट्रस वाले हैं। और जो इसके बताए हुए हैं ना, ये आपके क्लोरोथायजाइड डायरेटिक जो है ना, उसके सामने डायरेटिक्स के कमर्शियली अवेलेबल ड्रग्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड जो है, इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी कहा जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये एंजाइम है। ठीक है। और जो है एसीटाजोलामाइड इसको इनहिबिट करता है। ठीक है। इंट्रासेलुलरली ये बॉडी में पाया जाता है, और उसको इंट्रासेलुलरली इसको इनहिबिट करना है। और प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियम के ऊपर इसने इसको जो है अफेक्ट करवा कर यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज कर देना है। इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है बच्चे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर, अंडरलाइन कर लें इसको। थेराप्यूटिक इफेक्ट देखें तो ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर ग्लूकोमा में, आई की ओपन एंगल ग्लूकोमा में, जिसमें आई के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी, उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये ड्रग इस्तेमाल होती है। इसके अलावा माउंटेन सिकनेस, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो ना, तो आपको माउंटेन सिकनेस होती है, तो उसके लिए एज अ प्रोफाइलैक्सिस भी हम ये ड्रग ले सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मतलब होने से पहले आपने एज अ एहतियाती तदबीर के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। पहले ले लेनी है। ये नहीं कि जब आपको माइंड सिकनेस हो गई है फिर लो, उसका फिर कोई असर नहीं होगा। अच्छा, कुछ ना बच्चे मिक्स कर जाते हैं मोशन सिकनेस को, माउंटेन सिकनेस को मिक्स कर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 3 में एक ड्रग पढ़ी थी जो मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हम लोगों ने एक जो है और ड्रग, जीआईटी में एक और ड्रग पढ़ी थी जो कि मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चे ना मिक्स कर जाते हैं माउंटेन और मोशन को, क्योंकि वो देखने में वर्ड उनको जो है ना गौर से नहीं देखते, एमसीक्यू के हवाले से फिर वो चीजें गलत हो जाती हैं। तो इसको भी जो है ना आप लोग आप अंडरलाइन करो, मोशन सिकनेस का। फार्माकोकाइनेटिक इसकी ये है, ओरल ड्रग है, और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से ही एक्सक्रीट होती है, मतलब यूरिन से ही निकलेगी। साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके? पोटासियम बॉडी से ज्यादा बाहर निकल सकता है, तो इसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था? पोटासियम डिप्लीशन का क्या मतलब है? पोटासियम की लेवल कम हो गया बॉडी में, अभी हमने ऊपर नाम पढ़ा है, हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया कॉज करता है। उसके अलावा रीनल स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन बन सकता है, इसको अंडरलाइन कर लें। लास्ट में हमारा है मैनिटोल। मैनिटोल है ऑस्मोटिक डायरेटिक। ये किसी इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट नहीं करेगा। ये क्या कर देगा? ये डायरेक्ट ही ढेर सारे जो है ना वाटर, ऑस्मोटिक मींस वाटर, ये जो है ना इंक्रीज वाटर एक्सक्रीशन करता है, मतलब वाटर के ऊपर डायरेक्ट ये इफेक्ट करेगा, और वाटर ज्यादा बाहर निकालेगा। ये ना सोडियम को छेड़ेगा, ना ये पोटासियम को छेड़ेगा, ना ये किसी जो है और इलेक्ट्रोलाइट को छेड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इसने अफेक्ट नहीं करना। इसने मेन क्या काम करना है? इसने अफेक्ट करना है आपके वाटर के ऊपर। ऑस्मोटिक मतलब इसने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का एकदम से इसने प्रेशर बनाना है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाना है। बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, हायर कम। ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिस के ऊपर हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन इसने मूव करवा देना है वाटर। ठीक है। इसके अंदर बाकी जो
दूसरे नुकसान नहीं हो रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, हाइपोकलीमिया और दूसरे जितने भी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से इफेक्ट्स थे, वो इसकी वजह से नहीं होंगे। लेकिन इसमें जो है एक चीज हो सकती है, जब सारा वाटर बाहर निकल जाएगा तो बॉडी के अंदर तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसका डिहाइड्रेशन जो है मेन इफेक्ट है, साइड इफेक्ट, ये इसकी वजह से जो है ना, इस ड्रग की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। और इससे ऊपर वाली लाइन में इसकी थोड़ी सी फार्माकोकाइनेटिक लिखी हुई है कि इसका आईवी इसको लगाते हैं, ठीक है, और ओरली व्हेन गिवन, और ऑरली जब इसको हम देते हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होता, तो फिर ये इसको आईवी के तौर पे देना चाहिए। इसके ऊपर वाली लाइन भी आप अंडरलाइन कर लें कि ऑरल इसकी नहीं है। ऊपर वाली सारी ड्रग्स जो थी वो हम ऑरल दे रहे थे, ठीक है। बस एक ड्रग थी जो आप ऑरल भी देते थे और बतौर इंजेक्शन भी दे रहे थे, वो कौन सी थी? ये जो आपकी लूप डायरेटिक थी, इसको आप ऑरल भी दे सकते थे और पेरेंट्रली भी दे सकते थे। बाकी सारी आपकी ऑरल मेडिसिन थी। लेकिन ये जो मैनिटोल है, ये ऑरली आपके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगी, इसको आपने आईवी के तौर पे ही लेना है, इन्फ्यूजन के तौर पे ही हम इसको देते हैं। अब आगे जो है हमारे थोड़े से, ये आपका यहाँ पे डायरेक्टिक कंप्लीट हो गया। हम लोग ऊपर देखते हैं, हम लोगों ने जो डायग्राम कहा था कि कहाँ पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है, देखें। प्रॉक्सिमल पे इन्होंने एसिटाजोलामाइड को दिखाया हुआ है कि एसिटाजोलामाइड जो है वो प्रॉक्सिमल पे एक्ट करेगी। मैनिटोल जो है वो ये डिसेंडिंग पे एक्ट कर रहा है। लूप डायरेटिक असेंडिंग पे एक्ट कर रहा है, चेक करें। मैनि मैनिटोल जो है वो असेंडिंग पे भी एक्ट कर रही है। उसके अलावा जो है थायाजाइड जो है ये कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं? डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। और जो आपके एल्डोस्टेरोन वाले जो थे एंटागनिस्ट, उनका क्या नाम था? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो थे, सॉरी, ये स्पाइरोनोलैक्टोन पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक जो थे, जो आपके एल्डोस्टेरोन को एंटागनाइज कर रहे थे। ये कहाँ पे एक्ट करते हैं? ये आपके कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 के साथ क्या है? एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट जो आपके पोटासियम स्पेयरिंग ड्रग्स थे, वो आपकी कहाँ पे एक्ट करते हैं? कलेक्टिंग डक्ट पे। तो ये डायग्राम के साथ भी उन ड्रग्स की क्लास लिखी हुई है। अब जो है ना, एक तो मैंने आपको बीच में हर टॉपिक के अंदर भी अंडरलाइन करवाया कि ये ड्रग कहाँ एक्ट कर रहा है, ये ड्रग कहाँ एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वाजिया तौर पे हर हेडिंग में लिखा हुआ है कि इस ड्रग ने कहाँ जाके एक्ट करना है। क्योंकि डायरेक्टिक की क्लासिफिकेशन है ही किस बेस के ऊपर कि किस ड्रग ने कौन से पार्ट पे जाके एक्ट करना है। तो आप ना अगर चाहते हैं तो ये साइड पे ना, जहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखी हुई है ना फ्रंट पेज के ऊपर, राइट साइड के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस खाली है, इधर ना लिख लें। जैसे ये थायराइटिक के थायराइड के आगे ना ब्रैकेट में लगा के लिख लें ये कहाँ पे एक्ट करती है। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहेगा। लूप डायरेटिक के आगे ब्रैकेट लगा के लिख लें कि ये कहाँ पे एक्ट करती है। पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक के आगे ब्रैकेट लगा के लिख लें कि कहाँ पे एक्ट करती है। तो इस तरीके से ना आपको याद रहेगा। समटाइम डायग्राम को भी हम इतना फोकस करके पेपर से पहले नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारे पेपर 3 से 4 सब्जेक्ट्स का है, वो नहीं देखा नहीं जाता, भूल जाता है। लेकिन अगर आपने ये क्लासिफिकेशन के आगे लिखा होगा ना, तो आपको भूलेगा नहीं, आपको याद रहेगा। ठीक है, ये बात समझ आई है आपको? अब आगे हमारे पास जो है नेक्स्ट आते हैं आपके जेनिटल सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होने वाले ड्रग्स। अब शुरू में इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, यूटेराइन मसल रिलैक्सेंट्स, यूटेराइन मसल कंट्रैक्टेंट्स, और लास्ट में इन्होंने जो है ना अर्गोटामीन लिखी थी, ये भी कंट्रैक्शन शो करता है। तो इसके अंदर इन्होंने मेल के नहीं लिखे हुए, बस फीमेल के भी इन्होंने छोटे छोटे जो है ना 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो जितना आपकी किताब में उतना हम कर लेते हैं, डिटेल में हम भी नहीं जाएंगे। तो आपका जो यूटेराइन मसल रिलैक्सेंट है, ये बीटा 2 एगनिस्ट है। आपका जो बीटा रिसेप्टर है, एड्रीनर्जिक बीटा रिसेप्टर है, उसको एंटागनाइज, बल्कि उसको एगनाइज करता है, उसके एक्शंस को इंक्रीज करेगा, जिसको करते हुए ये यूट्रस के मसल को रिलैक्स कर देगा, ठीक है। इसका जो ड्रग है राटोड्रेन, ये क्या करता है? सिलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर का एगनिस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर जाएगा, वहां जाके एक्ट करेगा और उसको उसके ऊपर एगनिस्ट एक्शन करेगा, उसके एक्शन को इंक्रीज कर देगा, एगनाइज कर देगा। और फिर इस तरह से करते हुए इसने यूट्रस के मसल को रिलैक्स कर देना है। सिर्फ इन्होंने यहाँ पर रिसेप्टर बताया है कि इस ड्रग ने जाना है, इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग करनी है, और बाइंडिंग करके उसने ये क्या करना है? यूट्रस के मसल को रिलैक्स कर देना, और कोई डिटेल नहीं इन्होंने बताई। थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है? यूट्रस किससे मिलकर बना होता है? स्मूथ मसल से, ठीक है। तो ये जब यूट्रस के मसल को रिलैक्स कर रहा है तो यूट्रस की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, उसकी कंट्रैक्शंस को कम कर रहा है। ऐसा करते हुए जो वक्त से पहले 9 मंथ्स के गेस्टेशनल पीरियड से पहले ही जो लेबर स्टार्ट हो जाती है, लेबर पेन कुछ औरतों को आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, बच्चा जो है अपने 9 मंथ्स पूरे और फुल डेवलपमेंट से पहले ही जो है बॉर्न हो जाता है, उस चीज को रोकने के लिए हम ये दवाई देते हैं, ठीक है। ये दवाई देकर हम लोग प्री मेच्योर लेबर को रोकते हैं।
ताकि जो गेस्टेशन पीरियड है पूरा वो कंप्लीट हो सके 9 मंथ्स का। साइड इफेक्ट्स, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हेडेक, नर्वसनेस, एंजाइटी, नोजिया, वॉमिटिंग, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ये कंट्रैक्शंस को इंड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रैक्शंस को इंड्यूस करता है, ये यूट्रस मसल की कंट्रैक्शन ज्यादा करवाता है। तो इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, ये इन सेल्स के अंदर कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कंट्रैक्शंस ज्यादा हो जाती हैं। किधर की, यूट्रस की। यूट्रस क्या है, स्मूथ मसल। तो ये कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल या सेल के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करके यूट्रस की कंट्रैक्शंस को ज्यादा करवा रहा है, या स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन को ज्यादा करवा रहा है। और ये जो है इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट ये है कि ये मसल रिलैक्सेंट है। साइड इफेक्ट देखें, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग ऑफ माउथ, फेस, लिप्स एंड टंग, इसको अंडरलाइन करेंगे। और ज्यादातर एलर्जी वगैरह के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि आप सूज जाते हो, तो एलर्जिक रिएक्शन से ही रिलेटेड है ये, कि स्वेलिंग ऑफ माउथ, फेस, लिप्स एंड टंग। अब आगे जो है आपका एर्गोटामीन, ये एर्गेट एल्कोलॉइड है, इसकी केमिस्ट्री बताई हुई है, और ये भी क्या करता है, आपके यूट्रस मसल को कंट्रैक्ट करवाता है। यूट्रस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, आपके यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स हैं उसके अलावा आपकी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो भी स्मूथ मसल्स की बनी हुई हैं। तो ये जस्ट यूट्रस के मसल्स को नहीं करवाता, बल्कि ये आपके बाकी स्मूथ मसल्स को भी क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो फिर क्या होगा, ब्लड वेसल कंट्रैक्ट कर जाएंगी तो आपका ब्लड फ्लो के ऊपर इफेक्ट आएगा ना, तो इसका जो है इसके साथ ब्लड फ्लो के ऊपर भी इफेक्ट आता है। इसका ना एक फायदा ये है कि इन केस ऑफ माइग्रेन हेडेक, जो माइग्रेन पेन्स होती है ना, आधे सर की पेन भी कुछ लोग उसे कहते हैं, और जिसमें कहते हैं कि उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, बस उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, उसकी कंट्रैक्शंस को जो है ये इंक्रीज करेगा। और ग्लूटामाइन को जो है ये माइग्रेन पेन्स की, जो हेडेक पेन है उसके लिए भी दे सकते हैं। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, स्वेलिंग ऑफ टंग वगैरह, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये एक दफा देख लें।